बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 216 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 217 आप मुलाहिजा फरमाएं। फरा से रुखसत होने के बाद मैं अपने घर आ गया। देर तक सोता रहा। फरा से मुलाकात मेरे लिए बहुत फरत बख्श रही थी। बहुत सी ऐसी मालूमात मेरे सामने आई थी जिन सवालों के जवाब मैं ढूंढना चाहता था, उन तमाम सवालों के जवाब उसने मुझे दिए थे। दूसरे दिन सिल्विया और मिस्टर ब्रायन से मिलना मेरा जरूरी था। उनसे मीटिंग के बाद मैं फिर अपने ऑफिस आ गया। रोजमर्रा के कामों में मसरूफ था कि सिल्विया ने मुझसे मुलाकात करने का इंदिया दिया, जिसे मैं रद्द नहीं कर सका। हालांकि वो सिर्फ मेरे साथ बैठकर एक कप कॉफी पीना चाहती थी। मैं होटल में उसके साथ कॉफी पी रहा था कि अचानक उसने मुझसे एक अजीब सा सवाल कर दिया, जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। टाइम पास करना एक अलग बात होती, लेकिन जिन हालात में मैं उलझा हुआ था, अब मैं किसी के साथ कोई टाइम पास भी नहीं कर सकता था। दर हकीकत उस वक्त खुद सिल्विया का जहन कहीं और था। शायद वो खुली आंखों से कोई ख्वाब देख रही थी। उसके सुर्ख होंठ और कुछ और सुरखाने लगे थे कि उसने कतन मेकअप नहीं किया हुआ था। उसके होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक भी नहीं थी। कोई अंदरूनी तपश थी जो उसके वजूद को दहका रही थी। उसकी तरफ मुसलसल देखते हुए मैं खुद भी अपने आप को कुछ कम उम्र महसूस करने लगा। मैं उसके बारे में कतन कुछ नहीं सोच रहा था। मैं चाहता था उसकी शफी शाह से दोस्ती हो जाती तो अच्छा था, लेकिन इंसान की तबीयत, उसके माहौल और इर्द गिर्द की बेजान चीजों तक के असरात मुरतब होते हैं। वो तो फिर भी एक जिंदा सलामत लड़की थी जिसकी पूर से जिंदगी का इर्ताज फूट रहा था। मैं ख्वाह ही अपने आप को हवाओं में हलकोरे लेता महसूस कर रहा था। हालांकि मैंने जरा भी नहीं पी थी, मगर उन तमाम खूबसूरत महसूसात के दरमियान कहीं कोई छोटी सी बदमज़गी थी। कोई खलिश थी जो मुझे बेचैन कर रही थी, जैसे बहुत खूबसूरती से बिछे हुए किसी नहायत उम्दा दस्तरखान पर कोई मक्खी भिनभिना रही हो। जल्दी मुझे उसकी वजह मालूम होगी। वजह बहुत दूर कोने की एक मेज पर बैठी हुई थी। वो एक सफेद फाम नौजवान था, खासा तगड़ा और दराज करता। सर पर उसी तरह रुमाल बांधा हुआ था जिस तरह आजकल ज्यादातर लफंगे और गरोहबाज किस्म के नौजवान बांधे फिरते हैं। आस्तीनें चढ़ी हुई थी, गिरिबान खुला था, बड़े बड़े रंग बिरंगे फूलों वाली शर्ट, चुस्त जीन्स और लंबे जूतों में था। होठों में सिगरेट छूल रही थी। तारीक चश्मा उतार कर उसने मेज पर रखा हुआ था, शायद ये वाजे करने के लिए कि वो एक टुक सिल्विया को घूर रहा था। शायद वो यही चाहता था कि वो सिल्विया में दिलचस्पी ले रहा था। वो अपनी मेज पर तन्हा था और बहुत देर से सिल्विया को घूर रहा था। मैंने जरा ताखीर से उसे महसूस किया था, शायद इसलिए कि मैं सिल्विया की शख्सियत की मकनातीसियत और अपने कुछ ख्यालों में उलझा हुआ था। सिल्विया को शायद अब भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं था। शायद इसलिए कि सिल्विया उस वक्त अपने गर्दोपेश और माहौल से बिल्कुल ही लाताल्लुक थी। उसका जहन तो मुझसे भी आगे न जाने कहाँ पहुंचा हुआ था, वरना फितरी तौर पर उसे इस बात को मुझसे बहुत पहले महसूस कर लेना चाहिए था। लड़की को तो बहुत दूर से मीठी मीठी नजरों से भी कोई देख रहा हो तो उसे पता चल जाता है। ये नौजवान तो अपनी नजरें बरमे की तरह सिल्विया के वजूद में उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिल्विया शायद ऐसी नजरों की आदी हो चुकी थी। अब ये नजरें उसके महसूसात में चुभन पैदा नहीं करती थी और वो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह सका कि मेरे होटल में इस किस्म की मखलूक कहाँ से घुस आई थी। लेकिन होटल बहरहाल होटल होता है, जिसकी जेब में भी बिल अदा करने के पैसे हों, बल्कि बाज़ औक़ात तो ख्वाह पैसे ना भी हों, वो मुंह उठाकर अंदर आ सकता है। ये नौजवान तो वैसे भी सफ़ेद फाम था। सफ़ेद फाम से मरूबियत तो हमारे खून में शामिल हो चुकी थी। सफ़ेद फामों के बारे में तजुर्बा मुझे और हुआ था, अपने मुल्क में भी और दूसरे ममालिक में घूमते फिरते हुए भी। मैंने खसूसन उनकी नौजवान नस्ल के बारे में यही महसूस किया था कि उनके हुलिये से उनकी हैसियत और ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए था। फटी हुई जीन्स, मैली शर्ट और बदबूदार जूतों वाला लड़का किसी करोड़पति कारखाने या डेवक का बेटा भी हो सकता था। कानों में बुंदे पहने, मेकअप किए, लाल हरी पैंट शर्ट पहने और सतरंगे खड़े बालों वाला कोई लड़का किसी पादरी का नाजायज बेटा या जायज भतीजा भी हो सकता था। बहुत उम्दा किस्म के इस्त्री शुदा सूट और पालिश शुदा जूतों वाला कोई साफ सुथरा नौजवान जिसके बाल बड़े सलीके से बने हों, महज कोई ऑफिस बुआए भी हो सकता था। चुनांचे मैंने अपने ज़हन में उस नौजवान की हैसियत का तयन करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन मुझे अंदाजा जरूर हो गया कि मौसूफ को बदमाश बनने का शौक जरूर था। और जिस अंदाज से उसने कलाई मेज पर टिकाई हुई थी, उसे मालूम होता था कि उसे अपने रगपट्टे पर भी काफी नाज था। उसके कान में बड़ा सा बाला झूल रहा था। मैंने चंद लम्हे के लिए उसे एक टुक घूरा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखने की जहमत नहीं की, बिल्कुल उसी तरह जैसे सिल्विया ने अभी तक उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं की थी। लेकिन मेरी नजरों के ताक़ुब में उसकी नजरें उस नौजवान तक जा पहुंची। किसे इस तरह घूर रहे हो? वो अनजान बनते हुए शरीर से लहजा बोली। तुम्हारे कदरदान को, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। बदबख्त ख्वाह रकीब बनने की कोशिश कर रहा है। सिल्विया ने अब भी उसकी तरफ नहीं देखा और धीमी मगर खनकती हंसी के साथ बोली, अरे छोड़ो उसे। इस किस्म के लफंगे तो मुझे इंग्लैंड में भी कदम कदम पर मिलते रहते। यहाँ भी एक नजर आ गया तो क्या हुआ? मैंने कभी उनकी परवाह नहीं की। उस किस्म के लफंगे इंग्लैंड में नजर आते रहते तो कोई फिक्र की बात नहीं थी।
अफसोस तो इसी बात का है कि यहाँ भी आते ही तुम्हें इस किस्म की मखलूक से वास्ता पड़ गया। मैं ठंडी सांस ली। अगर तुम्हें यहाँ भी किसी लफंगे से ही वास्ता पड़ना था तो कम से कम लफंगा मुख्तलिफ किस्म का तो होना चाहिए था। मुख्तलिफ किस्म के भी मिल जाएंगे। वो एक बार फिर धीरे से हंस कर बोली, अगर यहाँ या लाहौर में मैं 5 स्टार होटलों के माहौल से निकली, गलियों बाजारों में गई तो दूसरे किस्म के भी मिल जाएंगे। मकामी तौर पर तैयार शुदा नमूने भी मिल जाएंगे। मेरी खुशकिस्मती है कि आज तक कोई मुझे ज्यादा तंग करने में कामयाब नहीं हुआ। उसने अब भी गर्दन घुमाकर उस नौजवान की तरफ नहीं देखा था, तजस्सुस के तहत भी नहीं देखा था, लेकिन महसूस कुछ ऐसा हो रहा था जैसे वो उसे किसी गैबी आंख से अच्छी तरह दिख रही थी। लड़कियों में एक ये भी खूबी होती है। ऐसा लगता था कि नौजवान सिल्विया का ये रिकॉर्ड खत्म करने पर तुला हुआ था। एन उस वक्त वो उठकर हमारी मेज की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। वो कुछ उसी तरह चलता हुआ हमारी मेज तक पहुंचा जैसे कदमों की धमक से जमीन को हिला देना चाहता हो। उसकी नजर सिर्फ सिल्विया पर थी। मैं और मिस्टर ब्रायन तो शायद उसकी नजर में वजूद ही नहीं रखते थे। हम पर तो उसने एक निगाह गलत अंदाज भी डालने की जहमत नहीं की। हाय बेबी, वो भारी और मखमूर सी आवाज में बोला, मेरी मेज पर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक मंगवाता हूँ। वो पहले ही पिए हुए मालूम होता था और उसके नजदीक किसी लड़की के लिए ड्रिंक मंगवाना गोया हातम ताई की कब्र पर लात मारने के मुतरादिफ था। सिल्विया का सब्र सुकून और तहम्मुल काबिल-ए-दाद था। उसने अब भी नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा और बदस्तूर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखती रही, जैसे कि हमारे दरमियान गुफ्तगू जारी थी। उसमें कोई खलल नहीं पड़ा था। उसने ना तो नौजवान की तरफ देखा और ना ही उसकी बात सुनी और ना ही उसकी आमद से बाखबर हुई थी। मेरे ख्याल में किसी को सुलगाने और उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए ये बेहतरीन रद्द-ए-अमल था। मैं दिल में सिल्विया को दाद दिए बगैर नहीं रह सका। ब्रायन बेचैनी से अपनी निशिस्त पर पहलू बदलने लगा था। मैंने नौजवान को घूरा, लेकिन उसने अब भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। सिल्विया उसके साथ जो सलूक कर रही थी उसका बदला वो मुझसे ले रहा था। सिल्विया की तरफ से कोई जवाब न पाकर वो जरा झुकते हुए बोला, इतनी बेनियाजी ना दिखाओ बेबी, माना कि तुम खूबसूरत हो। इस खुश्क मुल्क में तुम्हें मुझसे अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। आओ कुछ देर के लिए कहीं चलकर मजे करते हैं। खूब तफरी ऐश तुम और मैं। वो चूंकि जरा झुका हुआ था इसलिए उसकी सांसों के जरिए बरामद होने वाली विस्की के भभकों से मैं और ब्रायन मुस्तफीद हुए बगैर नहीं रह सकते थे। मैंने नहायत नर्म लहजे और शाइस्ता अंग्रेजी में कहा, प्यारे दोस्त, अगर तुम बुरा न मनाओ तो तुम्हारे लिए मेरा एक हकीर सा मशवरा है। तुम बाहर जाकर ताज़ा हवा में कुछ देर चहलकदमी करो ताकि तुम्हारी बहकी हुई खोपड़ी कुछ ठिकाने पर आ जाए। उसने नहायत आहिस्तगी से सर घुमाकर हकारत से मेरी तरफ देखा और तमाचों की तरह गोया अल्फाज मेरे मुंह पर मारते हुए बोला, तुम अपने काम से काम रखो जाहिल पाकिस्तानी। मेरे प्यारे आला तालीम याफ्ता अंग्रेज, मैं नहायत मुहज्जब से अंदाज में कहा, ये जाहिल पाकिस्तानी इस वक्त अपने काम से काम रखे हुए था, लेकिन तुमने आकर किसी आला नस्ल के गधे की तरह उसके दांत भेड़िए की तरह होंठों के अक्स से झांकने लगे और आवाज गोया फुनकार में ढल गई। वो गोया अब सिल्विया को भूल गया और मेरी तरफ झुकते हुए बोला, अपनी जुबान को काबू में रखो गंदे पाकिस्तानी। हालांकि मैं उस वक्त उससे ज्यादा साफ सुथरे हुलिये में था, बहुत आला किस्म का क्लोन भी लगाए हुए था। मेरे जिस्म से उसकी तरह पसीने की बदबू और मुंह से शराब के भभके भी नहीं उठ रहे थे। फिर भी उस मुतअस्सब लंगूर को मैं गंदा पाकिस्तानी नजर आ रहा था। मैंने अभी अपनी खोपड़ी पर काबू रखा। मैं अपने ही होटल में तोड़ फोड़ का खतरा मोल नहीं ले सकता था। यहाँ की छोटी सी छोटी चीज भी हजारों की थी और मेरी नजर में उस किस्म के किसी लफंगे की खोपड़ी से एक लोकल ऐश ट्रे भी ज्यादा कीमती था। तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़े और हंगामे में माली नुकसान से ज्यादा रेपुटेशन अहमियत रखती थी। माली नुकसान तो पूरा भी किया जा सकता था, साख एक बार खराब होने के बाद दोबारा बनानी बहुत मुश्किल होती थी। 5 स्टार होटल में मामलात से निपटना ज्यादा मुश्किल होता है और वो शायद इस कमजोरी से फायदा उठाने पर तुला हुआ था। उसे मालूम था कि वो किसी दीनू या नत्थू का छप्पर रेस्टोरेंट नहीं था जहाँ दो लफंगे भिड़ जाते। लकड़ी की बेहंगम कुर्सियां और अल्मुनियम के टेढ़े मेढ़े जग एक दूसरे पर चलाए जाते, जिनका उस जंगो जदल में कुछ न बिगड़ता। झगड़ा खत्म होते ही और जख्मियों के अस्पताल या घर जाते ही सब चीजें उठाकर वापस अपनी अपनी जगह रख दी जाती और दोबारा गुलशन का कारोबार शुरू हो जाता। जितनी ऊंची जगह थी उतने ही ऊंचे तहजीब के तकाजे थे। मैं होटल का मालिक था, मैं अपने आप को ज्यादा मजबूर महसूस कर रहा था। हालांकि मैं उसके तमाम तरकसरती जिस्म के बावजूद एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ सकता था। मुझे उसकी जुरात रिंदाना पर खासी हैरत भी थी। एक अजनबी मुल्क में इस तरह अचानक उठकर 3 अजनबियों की मेज पर चले जाना और यूं बदमाशी दिखाना बड़े हौसले की बात थी। मैं उलझन में था कि कहीं उसके पीछे कोई साजिश तो काम नहीं कर रही थी। उस जहरीले लहजे में बात जारी रखते हुए बोला, अगर तुम्हें जुबान को काबू में रखना नहीं आता तो मैं तुम्हें इस तरह सिखा दूंगा कि जिंदगी भर नहीं बोलोगे। अब मैं बीच में तुम्हारी मनहूस आवाज न सुनूं। वो एक सफेद वाम लड़की है और मैं उसे डेट पर चलने की दावत दे रहा हूँ। हमारे यहाँ इसी तरह होता है, तुम्हें इस पर तिलमिलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी तहजीब और तुम्हारे मैनरिज्म से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ चक्के। मैंने अब जरा बदले हुए लहजे में कहा, लेकिन जब लड़की तुम्हारे साथ जाना नहीं चाह रही तो तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो? ये मेरा और लड़की का मामला है, तुम अपना मुंह बंद रखो। वो पहले से ज्यादा खूनख्वारी से बोला।
برائن پریشان نظر آنے لگا تھا جبکہ سلویا بدستور پرسکون تھی۔ میں نے ٹھہرے ٹھہر لہجے میں سلویا سے پوچھا کیا تم اس لفنگے کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گویا برا مناتے ہوئے بولی کیا میں تمہیں اتنی گری پڑی لڑکی نظر آتی ہوں؟ میں نے سفید فام نوجوان کی طرف دیکھا اور سر لہجے میں کہا اب چلتے پھرتے نظر آؤ چکے، ورنہ یہ شکل اس قابل نہیں رہے گی کہ اسے لے کر اپنے ملک جا سکو۔ ڈائننگ ہال میں اس وقت زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جو موجود تھے ان کی تعداد بھی بڑی تیزی سے مزید کم ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں نے اپنی آواز نیچی رکھنے کی پوری کوشش کی تھی تاکہ معززین میں یہ گھبراہٹ نہ پھیلے کہ وہاں کوئی جھگڑا ہونے والا تھا۔ آواز اس نوجوان کی بھی کچھ ایسی بلند نہیں تھی، لیکن لہجے کی گراہٹ اور چہرے کے تاثرات بہرحال اصل کہانی سنانے کے لیے کافی تھے۔ میرا خیال تھا کہ سلویا کا جواب سننے کے بعد اسے کچھ شرم آ جائے گی اور وہ واپس چلا جائے گا، لیکن وہ یقیناً ٹھٹائی کا کوئی بہت بڑا ایوارڈ جیتنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے اچانک ہاتھ بڑھا کر سلویا کی خوبصورت کلائی پکڑ لی۔ سلویا دونوں کونیاں میز پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ نوجوان نے ایک جھٹکے سے اس کی جگہ سے اٹھانے کی اسے کوشش کی۔ سلویا دیکھنے میں ایک نہایت نازک اندام اور نفیس لڑکی تھی۔ اس کی شخصیت سے پھولوں کی سی نزاکت کا احساس ہوتا تھا، لیکن اس وقت اس نے کم از کم اتنی مضبوطی ضرور دکھائی کہ وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ نوجوان کو اپنی طاقت پر یقیناً بہت گھمنڈ تھا۔ اس قسم کے لوگوں کو عموماً گھمنڈ ہوتا ہے، شاید اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ نوجوان کا اندازہ شاید یہی تھا کہ وہ ایسی ہلکی پھلکی اور نازک اندام دکھائی دینے والی لڑکی کی کلائی پکڑ کر کھینچے گا تو ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگے گی۔ اس کی یہ توقع پوری نہیں ہو سکی، جس پر یقیناً اسے حیرت کا خفیف سا جھٹکا لگا۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ اس نے اب تک جس جرات رندانہ کا مظاہرہ کیا تھا میں تو اسی پر حیران تھا، لیکن وہ مجھے اس سے کہیں زیادہ حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے تحقیر آمیز الفاظ پر اگر کوئی رد عمل ظاہر کرے گا تو مجھ کو ہی اس کا نشانہ بنائے گا، لیکن اس نے سلویا پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اس قسم کی حرکتیں تو سفید فام لوگ اپنے ملک میں بھی اس وقت کرتے تھے جب کہیں کوئی اکیلی دکیلی لڑکی نظر آ جاتی تھی اور نوجوان گینگ کی شکل میں ہوتے تھے۔ یہ تو اکیلا ہی کمال دکھانے پر تلا ہوا تھا۔ آخرکار مجھے اٹھنا ہی پڑا، لیکن اب بھی احتیاط مجھ پر غالب رہی۔ میں نے زیادہ شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا جس کے نتیجے میں مار دھاڑ، دنگا فساد یا توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی۔ تاہم میں اتنی پھرتی سے اٹھا کہ شاید وہ اسے اپنی نظر کا دھوکہ ہی سمجھا ہو۔ ویسے بھی شاید وہ سلویا کو اس کی نشست سے اٹھانے میں ناکام رہنے کی وجہ سے کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ انسان کی گردن اور کندھوں کے درمیان دونوں طرف کچھ مسلز ہوتے ہیں جنہیں اگر صحیح انداز میں پکڑ لیا جائے اور کافی قوت سے دبایا جائے تو اس سے اوپری دھڑ وقتی طور پر مفلوج سا ہو جاتا ہے۔ میرے دونوں ہاتھ سیدھے انہی مسلز پر پہنچے تھے۔ نوجوان کو اتنی مہلت بھی نہیں مل سکی کہ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر ہی لیتا۔ اس کے حلق سے کراہنے کسی آواز برآمد ہوئی اور اس کے بازو ڈھیلے پڑ گئے۔ سلویا کی کلائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کا چہرہ پہلے سرخ اور پھر نیلا پڑنے لگا۔ اس کے بازو پہلوؤں میں جھول رہے تھے۔ اگر وہ کوشش کرتا تو شاید لاش چلانے میں بھی کامیاب ہو ہی جاتا اور میں اس کے لیے بھی تیار تھا، لیکن وہ اتنا بدحواس ہوا کہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ چند سیکنڈ میں ہی وہ بار بار اس طرح آنکھیں پھاڑنے لگا جیسے اس کی بینائی زائل ہو رہی ہو۔ ساتھ ہی وہ بار بار اس لنگور کی طرح منہ پھاڑ کر سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا جس کے پھپھڑوں میں آکسیجن کی شدید کمی پیدا ہو گئی ہو۔ برائن میری منت کر رہا تھا، مسٹر افضل اسے چھوڑ دیجیے، جانے دیں، دفع کریں، اس قسم کے آدمیوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ مسٹر برائن میں تو اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، میں تو یوں ہی ذرا دوستی میں اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر خیر و عافیت دریافت کر رہا ہوں۔ سلویا اب اطمینان سے ایک ہاتھ پر ٹھوڑی ٹکائے یوں نوجوان کا جائزہ لیتے ہوئے مسکرا رہی تھی جیسے وہ اس کے سامنے کوئی مزاحیہ خاکہ پیش کر رہا ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ اس قسم کی صورتحال میں پرسکون رہنے والی لڑکی تھی۔ برائن بکھلاہٹ میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن سلویا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اس کی نشست پر بٹھا دیا۔ میں نے دل ہی دل میں سلویا کا شکریہ ادا کیا، ورنہ مجھے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں برائن اس نوجوان کو چھڑانے کے لیے میرے بازو پر نہ لٹک جائے۔ کچھ دیر اور یہ منظر اسی طرح برقرار رہا۔ آخر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں نوجوان بے ہوش نہ ہو جائے، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آگے پیچھے جھولنے لگا، بالآخر ایک کرسی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں نے اس کے قریب ہو کر نیچی آواز میں کہا، اب بھی تم نہ گئے، ورنہ بہتر تو یہی ہے یہاں سے چلے جاؤ، یا پھر تم اسٹریچر پر جانا چاہتے ہو۔ میں نے اس کے قریب ہو کر نیچی آواز میں کہا، یہاں سے چلے جاؤ یا پھر تم اسٹریچر پر جانا چاہتے ہو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے آواز ٹھکانے پر نہیں تھے، اس کے بازو کام نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک بازو کرسی اور پشتے پر ٹکاتا تھا تو دوسرا پھسل جاتا تھا۔ چند لمحے وہ ہانپتا اور آنکھیں پٹ پٹاتا رہا، ملا کر یوں بڑے سے دائرے میں گھوم کر لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی طرف چل دیا جیسے کوئی پرانے شرابی نشے میں دھت ہونے کے بعد میں خانے سے رخصت ہو رہا ہوں۔ آدھے راستے میں پہنچ کر شاید اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے اور رک کر مدہوش شرابیوں کے سے انداز میں گھوما اور گھونسا لہرانے کی کوشش کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا، تم یہ بات سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں سبق ضرور سکھاؤں گا،
मैंने उसे जवाब देना जरूरी न समझा और सिल्विया की तरफ मुतवज्जा हो गया जो अब भी मुस्कुरा रही थी। ब्रायन ने गोया उस नौजवान को जाते देखकर इत्मीनान की सांस ली थी, लेकिन अब भी वो कुछ नकियों से उसकी तरफ देखे जा रहा था। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? मैंने यूं बात शुरू की जैसे एक लम्हे के लिए मैं किसी और तरफ मुतवज्जा हो गया था। उससे पहले कि सिल्विया कोई जवाब देती, होटल के दरवाजे की तरफ से 2 सिक्योरिटी गार्ड लंबे लंबे डग भरते हुए आए और उन्होंने उस नौजवान को पकड़ लिया। शायद किसी वेटर ने उनसे कह दिया था। तीसरा गार्ड जल्दी से मुझसे पूछने आ गया, सर क्या मसला है? कोई मसला नहीं था बेवकूफो, उसे छोड़ दो, मैंने हुक्म दिया। होटल में तमाशा लगाने से ही तो मैं बचना चाहता था और वो लोग तमाशा लगाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ कुछ नहीं हुआ, उस लंगूर के बच्चे को जाने दो, इसे कोई गलतफहमी हो गई थी, मैंने कहा। गार्ड मुंह लटका कर वापस चला गया। उसने जाकर दोनों गार्ड्स को यह बता दिया। उन्होंने नौजवान को छोड़ दिया और वो पलटकर एक बार फिर मुझ पर कहर आलूद सी नजर डालकर रुखसत हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में ये इम्कान शायद अब भी उसके जहन में नहीं आया था कि मैं होटल का मालिक भी हो सकता था। गार्ड भी बाहर से चले गए थे। ब्रायन गहरी सांस लेकर बोला, इंसान को किसी भी वक्त किसी भी जगह लफंगों से वास्ता पड़ सकता है। बेशक, मैंने तायद की। एक तो वैसे ही आजकल तकरीबन हर मुल्क लफंगों के मामले में खुद कफील है, ऊपर से दूसरे मुल्कों के भी चले आते हैं। ब्रायन गोया कदरे शर्मिंदगी और अफसोस से बोला, अंग्रेज ही मालूम होता था, ऐन मुमकिन है अमेरिकन रहा हो। मैंने ख्याल जाहिर किया, हाँ ये भी मुमकिन है। ब्रायन ने इत्तेफाक किया। छोड़े दफा करें इस मनहूस को। सिल्विया हाथ झटक कर बोली, हम उसके बारे में बातें करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बातें करनी चाहिए। मिस्टर अफसल, आप बताएं, आप मुझे कराची के मशहूर मकामात कब दिखा रहे हैं? आपको मालूम है मैं पहली बार पाकिस्तान आई हूँ। वो एक टुक मेरी तरफ देख रही थी, उसकी रोशन आंखों में बहारें रक्सा थी। मशहूर मकामात, मैंने सर खुजाया। सच्ची बात तो ये थी कि मैंने खुद अब तक मशहूर मकामात दौड़ते भागते ही देखे थे, वो भी किसी और ही चक्कर में। बतौर खास कोई जगह देखने के लिए मुझे आज तक सब्र सुकून से कहीं जाने का मौका नहीं मिला था। एक खूबसूरत नौजवान और मेहरबान सफेद फाम लड़की को इधर उधर घुमाते फिरने का तसव्वुर खासा खुशकुन था, लेकिन मैं कभी अपनी मसरूफियात के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। आज रात भी मैं फरा से मिलने के सिलसिले में किस्मत आजमाई करना चाहता था। उसे मिलने की कशिश तो अपनी जगह थी, लेकिन दरअसल मेरे दिल में ये उम्मीद भी कुलबुला रही थी कि शायद मैं किसी तरह उसे पीरदानिश के खिलाफ अपना साथ देने के लिए आमादा करने में कामयाब हो जाऊं। आने वाले कल में भी मुझे बहुत सी मसरूफियात दर रही थी। ताहम सिल्विया को साफ जवाब देना भी उसकी जिस्मानियत की तौहीन थी। आम हालात में और खुशकी के दिनों में शायद उससे दोस्ती इस्तवार होना खुद मेरे लिए बड़ी सनसनी का बायस होता, लेकिन इन दिनों जहन न जाने क्यों कई समतों में उलझा हुआ था। ताहम मैंने उसकी दिलदारी के लिए गर्मजोश मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों नहीं मैं जरा अपनी मसरूफियात का जायजा लेकर जल्दी इस सिलसिले में कोई प्रोग्राम बनाता हूँ। जल्दी, वो मायूसी से बोली, मेरे पास तो सिर्फ कल का दिन है, परसों तो हम लोग लाहौर रवाना हो जाएंगे। बिजनेस के मामलात भी तय हो चुके, पापा भी कल कुछ दूसरे कामों में मसरूफ होंगे। साफ नजर आ रहा था कि वो पापा का पत्ता काटने पर तुली हुई थी। उन्हें जबरदस्ती कल कुछ दूसरे कामों में मसरूफ करवाना चाहती थी। वो अकेली मेरे साथ जाना चाहती थी। वैसे भी उस किस्म की तरक्की याफ्ता कौमों में लड़कियों के वालिदैन बड़े कुशादा दिल होते हैं। हमारी बातों के दौरान एक वेटर मेरे करीब आया और आजराना से अंदाज में एक तहशुदा कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर कोई इन खातून के लिए दे गया था, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि आपको दे दूं। उसने ना तो नाम लिया था और ना ही इशारा किया था। समझना मुश्किल था कि उसकी मुराद सिल्विया से थी। लिखाई भी उर्दू में थी। मैंने कागज खोल कर देखा, उसमें अंग्रेजी में जो पैगाम लगता यही था कि उर्दू में लिखा गया था। मैंने कागज खोल कर देखा, अंग्रेजी में कोई पैगाम घसीटा गया था। उसका मफहूम कुछ यूं था, हनी तुमने मेरी दावत कबूल न करके अपने आप से दुश्मनी की है। तुम मेरे साथ चंद घंटे गुजारती तो तुम इन हसीन लम्हों को फरामोश न कर पाती। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। मैं हैरान हूं कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की गधे के साथ बैठी क्यों वक्त ज़ाया कर रही है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, बाहर आ जाओ। मैं इस होटल के पीछे वाली गली में इंतजार कर रहा हूँ। हम एक ऐसी जगह चलेंगे जहाँ हम और तुम होंगे। तुम्हारा RS। मैंने रुका पढ़कर उसे दोबारा तय कर लिया। सिल्विया ने पूछा कि किसका पैगाम है। मेरे एक दोस्त का है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब अपने कमरे में चलो, तुमसे फिर मुलाकात रहेगी। सिल्विया कंधे उचकाकर उठ खड़ी हुई। ब्रायन ने उसकी तलकीद की। मैं डाइनिंग हॉल के दरवाजे तक उनके साथ गया। वहां मैंने उन्हें खुदा हाफिज कहा और रास्ते की तरफ चल दिया जो गली में निकलता था। होटल की अपनी बाउंड्री में मौजूद बगली गली से होकर मैं कभी गेट के से पिछली गली में पहुंच गया। मेरी कनपटियां तप रही थी। जिंदगी में कभी कभी इंसान को जिद्दी और ढीठ लोगों से वास्ता पड़ता है जो आपकी तमाम तर बर्दाश्त के बावजूद आपके हर मसामे चाह में आग लगा कर रखती थी। वो एक जिद्दी और कदायत अंगेज मक्खी की तरह आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। नाक से उड़ाओ तो कान पर, कान से उड़ाओ तो आंखों पर, और वहां से फिर कान पर, हत्ता कि आपका खुदकुशी करने को दिल चाहने लगता है। ये खबीस भी कुछ इस किस्म की चीज मालूम होता था। उसे जरा ज्यादा सख्त किस्म का सबक सिखाने की जरूरत थी।
मैंने किसी को साथ लेने की भी जहमत नहीं की। मेरा अंदाजा था कि सफेद फार्म शायद अपने एक आध दोस्त को साथ लेकर आया हो। उस वक्त वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझ रहा होगा और ये भी अंदाजा लगा रहा होगा कि होटल के अंदर से उसके रुके पर लड़की की बजाय मैं ही निकलूंगा। वो गालबन यही चाहता था। उसने सिल्विया के सामने जिस तरह अपनी तौहीन महसूस की होगी, जवाब में मुझे सबक सिखाने के लिए तड़प रहा होगा। उसके साथ उसी जैसे मजीद एक आध लंगूर का होना मेरे लिए किसी हैरत का बायस नहीं था। होटल की अकबी गली काफी तवील थी और उसमें सामने की तरफ 2-3 गलियां निकलती थी। उस गली में बहुत से पुराने और मोटे मोटे तनों वाले दरख्त भी थे, जिनकी वजह से गली हर वक्त साए में रहती थी और सरे शाम ही अंधेरा नजर आने लगता था। गली पुख्ता थी और दरख्त गोया पुख्ता फर्श के दरमियान से ही खड़े थे। उस तरफ लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम रहती थी। इक्का दुक्का गाड़ियां खड़ी नजर आती थी। दरख्तों पर मौजूद परिंदे छतों पर गुलगारियां करते रहते थे। मैं टहलते हुए एक तरफ को चल निकला। मैं ज्यादा से ज्यादा बेखौफी का इजहार करके उससे ज्यादा से ज्यादा चिढ़ाना चाहता था। एक पुराने बरगद के करीब खड़ी हुई चमकीली ग्रे कार की एक पजीरों के अकब से वो अचानक निकल कर मुझ पर हमला आवर हुए। जो सफेद फार्म नौजवान फसाद की जड़ था, उस समेत वो तादाद में 4 थे। शायद उस बदबख्त को अंदाजा हो गया था कि एक आध साथी को हमरा ले जाने से काम नहीं चलेगा। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उनमें एक एशियाई भी था। वो पाकिस्तानी भी हो सकता था और अरबी या ईरानी वगैरह भी। उनमें से एक के हाथ में मोटरसाइकिल की चेन थी, एक के हाथ में पाइप का टुकड़ा, एक के हाथ में चाकू और एक के हाथ में लोहे की आम लेकिन मोटी और वजनी जंजीर। मैं उस वक्त होटल से काफी दूर निकलाया था और पजीरों के बिल्कुल पास पहुंच चुका था जब वो गिरोह शयातीन की तरह अचानक पजीरों के अक्स से बरामद हुए। मुझे तो एक दूसरी जगहों पर उनकी मौजूदगी का ज्यादा इम्कान महसूस हुआ था। मोटरसाइकिल की चेन वाले ने हमला करने में पहल की और बड़ी फुर्ती दिखाई। मैं अपना अंदाजा थोड़ा सा गलत हो जाने के बावजूद फुर्ती से एक तरफ को हटे हुए बच गया। चेन पजीरों के बोनट पर पड़ी और उस तरह पड़ी कि उसका खूबसूरत रंग उतर गया। हालांकि उन गाड़ियों के इस किस्म के रंग आसानी से नहीं उतरते। अगर वो चेन मेरे जिस्म पर पड़ी होती तो रंग की जगह मेरी खाल उतरती। गनीमत यह था कि उनमें से किसी के पास कोई गन वगैरह नहीं थी। मैं उस वक्त शलवार कमीज में था और मेरे पास भी ऐसी कोई चीज नहीं थी। शायद वो लोग नहायत खामोशी से मेरा मैदा बनाने के इरादे से आए थे और उस किस्म के कामों में माहिर मालूम होते थे। तीनों सफेद बाम तो खास तौर पर स्ट्रीट फाइटर किस्म की कोई चीज मालूम होते थे। उनके चेहरों पर बला की खुशूनत और सफाकी थी। मेरे लिए बड़ा सदमे का मकाम था। हम तो गली कोचों में यही कुछ बल्कि इससे भी ज्यादा बहुत कुछ करने वालों के मामले में खुद कफील हो चुके थे। हमसे तो वही संभाले नहीं संभल रहे थे, ऊपर से गैर मुल्की भी चले आ रहे थे और उस कार्य खबासत में नहायत डटाई से हस्ब तौफीक अपना हिस्सा डाल रहे थे। किसी आतिशी हथियार के बगैर भी वो कुछ कम खतरनाक नहीं थे और फिर तादाद में 4 थे। मैंने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, हाफी प्यारे, आज तुम कुछ ज्यादा इस जोम में आ गए। तुमने कुछ अच्छा नहीं किया, अब भुगतो। वो हमला करने के लिए अपनी बारी का तो जाहिर है इंतजार नहीं कर रहे थे। पहली जंजीर बोनट पर पड़ते ही बाकी तीनों भी तेजी से मेरी तरफ लपके। लोहे की आम जंजीर वाले ने भी वार किया था। मैं झुकाई देकर उससे भी बच गया और भारी जंजीर पजीरों की विंड स्क्रीन पर पड़ी। विंड स्क्रीन में मकड़ी का नहायत ही गुंजलक किस्म का जाला फैल गया। विंड स्क्रीन नाकारा हो गई। न जाने किस बदनसीब की गाड़ी थी, लेकिन मेरी खोपड़ी टूटने के मुकाबले में ये नुकसान बहरहाल कोई मानी नहीं रखता था। चाकू सफेद फार्म नौजवान के हाथ में था, जिसने होटल में अचानक चारों हाथ पांव से नहायत भूंडे अंदाज में सिल्विया पर आशिक होकर ये सारा फसाद खड़ा किया था। वो शायद मुझसे भी ज्यादा तरंग में आ गया था। वो पजीरों की छत पर चढ़ चुका था। मेरी नजर उस वक्त बाकी तीनों नौजवानों पर थी, लेकिन मैं उनकी तरफ से बेखबर नहीं था। उसने खालिस फिल्मी अंदाज में मुझ पर छलांग लगाई। उस किस्म के मनाजिर फिल्मों में अमूमन स्लो मोशन में दिखाए जाते हैं। वो गालबन उस आलम में मुझे साथ लेकर नीचे गिरना चाहता था कि उसका चाकू मेरी गर्दन में पवस्त हो जाए। ऐन उसी लम्हे दोनों जंजीरों वाले नौजवानों ने मुझ पर जंजीर सवार किया। पाइप वाले को शायद भीड़ भाड़ की वजह से मौका नहीं मिल सका, वरना वो भी हस्ब तौफीक हाथ बटाता। वो पजीरों को गिर्द घूम कर भागा आ रहा था ताकि अपने साथियों के दरमियान हमले के लिए जगह तलाश कर सके। मैंने पंजों के बल तकरीबन बैठकर जिस फुर्ती से अपने आप को बचाया, वो शायद उनके लिए नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फहम रही हो। उसी हालत में मैं जंजीर वालों के दरमियान से उस तरह निकला कि उनके घुटनों पर कराटे के वार करते हुए मैंने उन्हें ऊंधे मुंह गिरा दिया। लेकिन उस वक्त तक उनमें से एक की चेन चाकू वाले पर पड़ चुकी थी और वो जोरदार कराह के साथ गिर चुका था। दूसरे की आम जंजीर मेरी कमर को छूती हुई गुजरी थी, लेकिन फिलहाल मैंने उसकी परवाह नहीं की थी। वो तीनों एक दूसरे पर ढेर हो चुके थे। चाकू वाले का चाकू खुद अपने एक साथी की गर्दन में पवस्त होते होते रह गया था। शायद अभी उसकी जिंदगी के दिन पूरे नहीं हुए थे। मैं उन तीनों के नरगे से तो निकल गया, लेकिन उस दौरान पाइप वाला ऐन मेरे सामने आ चुका था और उसने पाइप घुमा दिया था। उससे तो मैं ये बमुश्किल और बाल बाल ही बचा। पाइप हल्की सी चाय की आवाज के साथ मेरे सर पर से गुजरता गया। अगर वो मेरी खोपड़ी पर पड़ा होता तो चाय तलवार से ज्यादा कारगर साबित रहता।
उस वार के खाली जाने और कुछ बुखलाहट की वजह से पाइप वाला लड़खड़ा गया। मैंने उसकी पसलियों में उस कुव्वत से खोंसा रसीद किया कि शायद उसकी आंखें उछलकर हल्क में पहुंच गई थी। उनमें से दो काफी फुर्ती से तकरीबन उठ चुके थे। उन्हें गर्दन से पकड़ते हुए उनकी खोपड़ियां मैंने आपस में टकरा दी। ढम की खासी जोरदार आवाज बुलंद हुई जिससे मेरे दिल को कुछ राहत मिली, लेकिन उसी दौरान पीछे से घबराई हुई खुरदरी आवाज सुनाई दी। ओए ओए ओ खोते दे पुत्र, क्या कर रहा है? भारी कदमों की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन नीचे गिरने वाले दोनों नौजवान भी उठने में कामयाब हो चुके थे। जंजीरें अभी उनके हाथों ही में थीं, इसलिए मैं पीछे देखने की बजाय जंजीरों पर हाथ डालना जरूरी समझ रहा था। दोनों जंजीरें बैक वक्त झटके से उनके हाथों से मैंने ले ली, लेकिन ऐन उसी वक्त जब मैं जरा पीछे हटकर उन पर वार करने लगा था, अकब से मेरी कमर पर जोरदार जर लगी। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। संभलते हुए एड़ियों के बल घूमा, मुझे कुछ धुंधले धुंधले से साए नजर आए। एक साया तो ऐन मेरे सामने था, गालबन मुझ पर दूसरा वार करने के लिए कोई चीज हवा में बुलंद हुई थी। जंजीर से वार करने में शायद मुझे ताखीर हो जाती। मैंने जंजीर हाथ से छोड़ते हुए एक भरपूर घोंसा रसीद कर दिया। वो उलटकर सड़क पर जा गिरा। उसी लम्हे अचानक मेरी आंखों की धुंध कम हुई और मैंने देखा वो दरअसल कोई बावर्दी पुलिस वाला था। उसके हाथ से जो चीज छूट कर गिरी थी वो कोई लाठी थी। मेरे घोंसे ने उसका मुंह बिगाड़ कर रख दिया था। उसने खून सड़क पर थूक दिया। वो थूक नहीं, खून था। मुझे सफेद चीजों की झलक भी नजर आई जो यकीनन उसके हाथ में थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने किसी पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया था। उसने अकब से आकर सबको ललकारने, खबरदार करने या हैंड्स अप वगैरह कराने के बजाय मेरी कमर पर गालबन अपनी गन का दस्ता रसीद कर दिया था। दूसरे हेवले भी अब मुझे साफ नजर आ गए थे। वो भी बावर्दी पुलिस वाले ही थे जो गन्ने उठाए चारों तरफ से मुझ पर जलकार करने लगे थे। गनीमत था कि उन्होंने फायर नहीं शुरू कर दिया था, वरना मैं बाद में पुलिस मुकाबले में हलाक होने वालों में शामिल हो सकता था। मुझ पर वर्दी का एहतराम गालिब आ गया और यह एहतराम मुझे काफी महंगा पड़ा। मैंने ना तो अपने दिफा की कोशिश की और ना ही मजीद किसी पुलिस वाले पर वार किया। मुझे एहसास हुआ कि मुझसे जो गलती हो चुकी थी वही काफी थी। एक पुलिस अफीसर के 2 दांत बाहर आ चुके थे, यही काफी था। मुझे मजीद तोड़ फोड़ से गुरेज करना चाहिए था। वैसे भी वो 6-7 थे और सबके पास गन्ने थी। मेरा ख्याल था कि वो मुझे सिर्फ घेरने और हाथ उठाने का हुक्म देने पर इक्तिफा करेंगे। मुझे अपने उस ख्याल पर अफसोस करने की मोहलत भी नहीं मिल सकी। वर्दी का जो एहतराम मुझ पर गालिब आया था उसने मुझे बर वक्त हाथ हिलाने का मौका नहीं दिया और पुलिस वालों ने मुझे हाथ उठाने का हुक्म देने का तकल्लुफ नहीं किया। वो अपनी गन्नों को लाठियों की तरह इस्तेमाल करते हुए मुझ पर पल पड़े। बाकी जरबात का तो मुझे कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन एक गन का दस्ता मेरी खोपड़ी पर फिट बैठ गया और मेरी आंखों के सामने नीले पीले तारे नाच गए। मैं गिर पड़ा। डूबते जहन के साथ मुझे एहसास हुआ कि मेरी पसलियों वगैरह पर 2-4 ठुड्डे भी रसीद किए गए थे। फिर मैंने गोया बहुत दूर से आती हुई एक आवाज सुनी, उठाओ इस उल्लू के पट्टे को, मोबाइल में डालो। इसके बाद मेरा जहन मुकम्मल तारीकी में डूब गया था। मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मेरी नजर एक रोशन धब्बे पर पड़ी, मगर उस रोशनी में धुंधलाहट भी थी, जैसे किसी मोटे और धुंधले शीशे के पीछे कुछ चिराग रोशन हो। धीरे धीरे धुंधलाहट साफ हो गई और मुझे एहसास हुआ कि एक बल्ब था जो ऊंची छत में लटकी तार के सिरे पर चमक रहा था। काफी देर तक मेरी समझ में नहीं आ सका कि मैं कहाँ था और क्यों था। वो जो भी जगह थी, मैं किस तरह वहां पहुंचा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं एक चटाई पर चित पड़ा था। ताहम मेरे हाथ पांव आजाद थे और चंद लम्हों बाद मैं उन्हें हिलाने जुलाने में भी कामयाब हो गया था। लेकिन जब मैंने अपना सर दाएं बाएं घुमाने की कोशिश की तो सर के पिछले हिस्से में यूं तकलीफ हुई जैसे वहां कोई बहुत बड़ा फोड़ा मौजूद था। मैंने सर जरा सा ऊपर उठाया तो सर में गोया पटाखे से चलने लगे। मैंने उस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए सर के पिछले हिस्से को टटोल कर देखा। वहां एक बड़ा सा गोमड़ मौजूद था। यही गोमड़ गोया सारी तकलीफों का मरकज और मंबा था। गोमड़ क्या था? गोया दर्द का एक छोटा सा कारखाना था जहां बड़े पैमाने पर दर्द की प्रोडक्शन अमल में आ रही थी और वहां से दर्द पूरे जिस्म को सप्लाई हो रहा था। मैं उस गोमड़ के नीचे हाथ टिकाकर मजीद कुछ देर लेटा रहा। रफ्ता रफ्ता तकलीफ कुछ कम हो गई। उससे पहले सख्त फर्श पर बिछी हुई चटाई उस गोमड़ में चुप रही थी, जिसकी वजह से लेटे लेटे सर हिलाना दुश्वार था। दर्द कुछ कम हुआ तो सोचने समझने की सलाहियतें बेदार होने लगी। मैंने अपनी कुव्वत इरादी को भी मजीद काम में लाने की कोशिश की और उठ बैठा। तब मैंने देखा वो एक छोटी सी कोठरी थी जिसका दरवाजा सलाखों का था। कोठरी की हालत जार को देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो कौन सी जगह थी। वो यकीनन हवालात की कोठरी थी। आसपास से भांत भांत की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दे रही थी। इर्द गिर्द गालबन और भी कोठरियां थी और उनमें भी हवालाती मौजूद थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख सकता था। मेरी कोठरी के सामने भी कोई कोठरी नहीं थी, लेकिन जब मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरी अपनी डरबानुमा कोठरी में मजीद 2 कैदी मौजूद थे। दोनों नौजवान थे और अलग अलग कोनों में बिल्कुल एक जैसे अंदाज में उकड़ों बैठे टुकड़ टुकड़ मेरी तरफ देख रहे थे।
ان میں سے کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ جب میں کرا رہا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو ان میں سے کوئی ذرا آگے کھسک کر مجھے سہارا دے دیتا۔ وہ کچھ اس طرح میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور ہی سیارے کی مخلوق تھا۔